चंबल की बीहड़ों में उस सुबह सूरज कुछ देर से उगा था, या शायद ऐसा लग रहा था क्योंकि हवा में अजीब सा भारीपन था। मिट्टी की सूखी दरारों के बीच से उठती गर्म हवा जैसे किसी अनहोनी की खबर दे रही थी। उस इलाके के लोग ऐसे मौसम को पहचानते थे, क्योंकि चंबल की धरती पर जब खामोशी बहुत गहरी हो जाए तो अक्सर उसके बाद गोलियों की आवाज सुनाई देती है या किसी की किस्मत बदल जाती है। लेकिन उस सुबह गांव के किसी भी आदमी ने नहीं सोचा था कि एक किसान की साधारण बेटी की जिंदगी इतनी भयानक दिशा में मुड़ने वाली है कि आने वाले वर्षों में उसी लड़की का नाम सुनकर पुलिस के अफसर भी सावधान होकर चलेंगे। उस समय वह बस एक लड़की थी, मिट्टी से सने पांव, सिर पर पानी का घड़ा और आंखों में वही सपने जो किसी भी गांव की लड़की के होते हैं। उसका नाम था काव्या राठौर। लेकिन चंबल की धरती इंसानों को उनके असली नाम से ज्यादा उनके कर्मों से पहचानती है, और एक दिन यही लड़की उसी धरती पर चंबल की शेरनी कहलाने वाली थी। गांव छोटा था और जीवन सीधा था। सुबह होते ही लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। कुएं के पास औरतें घड़े भरती थीं, बच्चे मिट्टी में खेलते थे, और खेतों की तरफ जाते हुए किसानों के पैरों से धूल उड़ती रहती थी। उसी धूल भरी पगडंडी पर काव्या रोज की तरह तेज कदमों से चल रही थी। उसके सिर पर घड़ा था और वह रास्ते में किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि यह लड़की बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग है। वह डरती कम थी और सोचती ज्यादा थी। लेकिन यह भी सच था कि उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। उसके पिता रामनाथ राठौर एक छोटे किसान थे, और वही खेत उनका सब कुछ था। वही खेत उनके परिवार की रोटी था, वही उनकी इज्जत थी, और वही उनका भविष्य था। रामनाथ अक्सर कहा करते थे कि जमीन आदमी की असली ताकत होती है। अगर जमीन बची रहे तो आदमी गरीब होकर भी सिर ऊंचा रख सकता है। काव्या बचपन से यह बात सुनती आई थी, इसलिए उसे उस मिट्टी से अजीब सा लगाव था। उस दिन भी जब वह खेत पहुंची तो उसके पिता हल चला रहे थे। बैलों की धीमी आवाज और मिट्टी की खुशबू हवा में फैली हुई थी। काव्या ने घड़ा नीचे रखा और अपने पिता को पानी दिया। रामनाथ ने पानी पीते हुए मुस्कुराकर कहा कि तू हर दिन इतनी मेहनत क्यों करती है, आराम भी किया कर। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि जब तक आप काम करते रहेंगे मैं कैसे आराम कर सकती हूं। यह सुनकर रामनाथ हंस पड़े, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। उन्हें लगता था कि अगर भगवान ने उन्हें बेटा नहीं दिया तो भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि काव्या किसी बेटे से कम नहीं है। लेकिन उसी समय खेत के उस पार अचानक धूल का बड़ा गुबार उठा। कुछ घोड़े और मोटरसाइकिलें तेजी से गांव की तरफ आती दिखाई दीं। रामनाथ ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। गांव के कई लोग अपने अपने काम को गांव किया गया छोड़कर उस दिशा में देखने लगे। कुछ ही पलों में सब समझ गए कि कौन आ रहा है। उस इलाके का सबसे ताकतवर आदमी, ठाकुर देवेंद्र चौहान। वह सिर्फ एक जमींदार नहीं था, बल्कि पूरे इलाके का डर था। उसके पास जमीन थी, पैसे थे, और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज थी उसका घमंड। लोग कहते थे कि इस इलाके में कानून बाद में आता है, और ठाकुर पहले। घोड़े खेत के पास आकर रुके और ठाकुर धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, जैसे यह जमीन पहले से ही उसकी हो। फिर उसकी नजर रामनाथ पर जाकर ठहर गई। वह मुस्कुराया, यह है समीन हो हर ठाकुर कर रुके। लेकिन उसकी मुस्कान में गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा अपमान छिपा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा कि रामनाथ, मैंने खबर भेजी थी कि यह खेत अब मेरा है। रामनाथ ने हल छोड़ दिया और धीरे धीरे आगे आए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके कहा कि ठाकुर साहब, यह जमीन हमारे बाप दादों की है, इसे मत छीनिए। देवेंद्र चौहान ने जोर से हंसते हुए कहा कि गरीब आदमी की जमीन पर अमीर आदमी का हक होना ही चाहिए। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि ठाकुर से उलझना मतलब अपनी जिंदगी को खतरे में डालना। तभी अचानक एक आवाज आई जो उस खामोशी को चीरती हुई निकल गई। यह जमीन हमारी है। सबकी नजर एक साथ उस तरफ मुड़ी। काव्या अपने पिता के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में डर नहीं था। ठाकुर ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और पूछा कि तू बोल रही है? काव्या ने बिना झिझक के कहा,
हाँ, और सच बोल रही हूं। बस अगले ही पल ठाकुर का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ काव्या के चेहरे पर पड़ा। उसकी आवाज पूरे खेत में गूंज गई। कई लोग डर के मारे कांप उठे। काव्या एक पल को लड़खड़ा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसके गाल पर लाल निशान उभर आया था और आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। ठाकुर उसके पास झुककर बोला कि याद रख, इस गांव में कानून नहीं चलता, यहां ठाकुर का हुक्म चलता है। फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया और कहा कि कल तक यह खेत खाली होना चाहिए। घोड़े मुड़े और कुछ ही पलों में धूल का गुबार उठता हुआ दूर चला गया। खेत में फिर वही खामोशी लौट आई, लेकिन उस खामोशी में कुछ बदल चुका था। रामनाथ ने कांपते हाथों से काव्या का चेहरा देखा और धीमी आवाज में कहा कि बेटी, ठाकुर से दुश्मनी मत लेना। लेकिन काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस दूर जाती हुई सड़क को देखती रही। उसके गाल पर पड़े थप्पड़ की जलन अभी भी बाकी थी, और उसी जलन के साथ उसके अंदर एक आग धीरे धीरे जलने लगी थी। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लोग अपने घरों में बैठे धीरे धीरे उसी घटना की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि रामनाथ को जमीन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर से लड़ना मौत को बुलाने जैसा है। कोई कह रहा था कि यह सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ठाकुर जो चाहता है वह करके ही छोड़ता है। काव्या के घर में भी सन्नाटा था। उसकी मां चूल्हे के पास बैठी थीं और रामनाथ जमीन की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी गहरे विचार में डूबे हों। काव्या दरवाजे के पास बैठी बाहर अंधेरे को देख रही थी। तभी दूर से घोड़ों की टैप सुनाई दी, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज होती हुई। रामनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई और बाहर से आवाज आई कि रामनाथ, दरवाजा खोल। रामनाथ ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने ठाकुर के आदमी खड़े थे और उनके पीछे खुद देवेंद्र चौहान खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा कि समय खत्म हो गया। रामनाथ उसके पैरों में गिर पड़े और विनती करने लगे कि ठाकुर साहब, थोड़ा वक्त दे दीजिए, लेकिन जवाब में उन्हें एक जोरदार लात मिली। काव्या चीख पड़ी और अपने पिता की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रामनाथ ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, लेकिन उस रात चंबल की धरती पर किसी की आवाज नहीं सुनी गई। कुछ ही पलों में घर के अंदर सब कुछ बदल गया। जब घोड़े दूर चले गए तो मिट्टी के फर्श पर सिर्फ सन्नाटा बचा था। रामनाथ राठौर अब सांस नहीं ले रहे थे। काव्या उनके पास बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ दुख नहीं था, वहां एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे भड़कने वाली थी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर धीरे से कहा कि बापू, आपने कहा था जमीन इज्जत होती है, मैं आपकी इज्जत वापस लेकर आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। उस रात चंबल की हवा थोड़ी और भारी हो गई थी। गांव के लोग अपने घरों में सो गए, लेकिन काव्या की आंखों में नींद नहीं थी। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। जिस लड़की ने कभी बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया था, वही लड़की जल्द ही उस रास्ते पर कदम रखने वाली थी जहां से लौटना आसान नहीं होता। और यही वह क्षण था जब चंबल की घाटियों ने एक नई कहानी को जन्म लेते देखा, एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द था, बदला था, और वह आग थी जो किसी इंसान को साधारण लड़की से खतरनाक डकैत बना देती है। चंबल की उस रात के बाद गांव की सुबह पहले जैसी नहीं रही। सूरज तो उसी तरह उगा, खेतों में वही हवा चली, कुएं पर वही औरतें पानी भरने आईं, लेकिन गांव के लोगों की आंखों में एक अजीब सा डर बस गया था। सब जानते थे कि रामनाथ राठौर अब इस दुनिया में नहीं रहे, और सब यह भी जानते थे कि उस मौत के पीछे कौन था। मगर चंबल के उस इलाके में सच बोलना उतना ही खतरनाक था जितना बंदूक के सामने खड़े हो जाना। इसीलिए गांव के लोग चुप थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर एक घर ऐसा था जहां खामोशी भी चीख रही थी। मिट्टी के छोटे से आंगन में रामनाथ की चिता की राख अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी, और उसी राख के सामने बैठी थी काव्या। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, मगर उनमें अब आंसुओं की जगह एक ठंडी आग जल रही थी। रात भर उसने एक शब्द नहीं कहा था। उसकी मां सरस्वती देवी बार बार उसे समझाती रहीं
कि बेटी अब हमें ठाकुर से दूर रहना होगा, मगर काव्या की आंखों में कुछ ऐसा था जो बता रहा था कि उसके भीतर कुछ टूट चुका है और कुछ नया जन्म ले चुका है। सुबह होते ही काव्या उठी। उसने अपने पिता की पुरानी पगड़ी को हाथ में लिया, उसे सीने से लगाया और फिर धीरे से आंगन के कोने में रख दिया। सरस्वती देवी ने घबराकर पूछा कि बेटी कहाँ जा रही है। काव्या ने शांत आवाज में जवाब दिया कि वह न्याय लेने जा रही है। यह सुनते ही सरस्वती का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोलीं कि बेटी, इस इलाके में न्याय का रास्ता इतना आसान नहीं होता। लेकिन काव्या ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली कि अगर आज वह चुप रही तो बापू की मौत भी मिट्टी की तरह दब जाएगी। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गई। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसे कई लोग मिले। सबने उसे देखा, मगर किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। सब जानते थे कि वह कहाँ जा रही है। चंबल के उस छोटे से इलाके में एक ही जगह थी जहां इंसान उम्मीद लेकर जाता था, पुलिस थाना। मगर यह भी सच था कि वहां से कई बार इंसाफ से ज्यादा निराशा लौटती थी। काव्या के कदम तेज होते जा रहे थे। उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आज वह ठाकुर देवेंद्र चौहान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर ही वापस आएगी। पुलिस थाना गांव से थोड़ी दूर था। एक पुरानी सी इमारत जिसके बाहर टूटी हुई कुर्सियां पड़ी रहती थीं और अंदर हमेशा सुस्त पड़े सिपाही नजर आते थे। काव्या जब वहां पहुंची तो दरवाजे के पास बैठे एक कांस्टेबल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि क्या काम है। काव्या ने बिना झिझक के कहा कि उसे रिपोर्ट लिखवानी है। कांस्टेबल ने आलस से पूछा, किसके खिलाफ? काव्या ने साफ शब्दों में कहा, ठाकुर देवेंद्र चौहान के खिलाफ। यह सुनते ही वहां बैठे दो सिपाही एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी ने अचानक कमरे में आग लगा दी हो। कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा कि लड़की, तुझे पता भी है तू किसका नाम ले रही है? काव्या ने जवाब दिया कि उसे सब पता है और वह सच बोल रही है। उसी समय कमरे के अंदर से एक महिला इंस्पेक्टर बाहर आई। उसकी वर्दी साफ थी और चाल में घमंड झलक रहा था। उसका नाम था इंस्पेक्टर गरिमा सिंह। उसने काव्या को देखा और पूछा, क्या मामला है? काव्या ने कांपती आवाज में पूरी घटना बतानी शुरू की। कैसे ठाकुर ने जमीन छीनने की कोशिश की, कैसे उसने उसके पिता को पीटा और कैसे उसी रात उसके पिता की मौत हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा कि उसे न्याय चाहिए। गरिमा सिंह कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है? काव्या ने कहा कि पूरा गांव गवाह है। यह सुनकर इंस्पेक्टर हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि गवाह वही होता है जो अदालत में बोलने की हिम्मत रखता हो। फिर उसने टेबल पर उंगलियां थपथपाते हुए कहा कि इस इलाके में ठाकुर के खिलाफ बयान देने की हिम्मत किसमें है? काव्या चुप हो गई, मगर उसके चेहरे पर जिद्द साफ दिखाई दे रही थी। गरिमा सिंह कुर्सी पर बैठ गई और बोली कि देखो लड़की, तुम्हें सलाह देती हूं कि घर जाओ और इस मामले को यहीं खत्म कर दो, वरना तुम्हारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। काव्या ने गुस्से से कहा कि अगर पुलिस भी डर जाए तो फिर कानून किसके लिए है? कमरे में बैठे सिपाही हंस पड़े। गरिमा सिंह का चेहरा कठोर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि इस थाने में कानून से ज्यादा समझदारी चलती है। फिर उसने एक शब्द कहा, समझौता। काव्या समझ गई कि इसका मतलब क्या है। उसने गुस्से से कहा कि वह रिश्वत नहीं देगी और न ही झुकेगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा तमतमा गया। उसने टेबल पर हाथ मारा और बोली कि अगर इतना ही साहस है तो जाकर ठाकुर से लड़ ले, यहां ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा। काव्या कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जिस जगह वह न्याय की उम्मीद लेकर आई थी, वही जगह उसे खाली हाथ लौटा रही थी। वह धीरे धीरे थाने से बाहर निकल आई। सूरज अब सिर के ऊपर था और गर्म हवा चल रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने पिता का चेहरा घूम रहा था। अचानक उसे याद आया कि ठाकुर के आदमी उसी दिन खेत पर कब्जा करने आने वाले थे। उसके अंदर गुस्से की आग फिर भड़क उठी। उसने बिना एक पल गंवाए गांव की तरफ दौड़ लगा दी। जब वह खेत के पास पहुंची तो वहां पहले से कई लोग खड़े थे। ठाकुर का वफादार गुंडा भोलाराम अपने आदमियों के साथ खेत पर कब्जा करने आया था। वे लोग हंसते हुए कह रहे थे
कि आज से यह जमीन ठाकुर साहब की हो गई। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, क्योंकि कोई भी उस आदमी से उलझना नहीं चाहता था। तभी अचानक एक आवाज आई, रुको। सबकी नजर उस तरफ मुड़ी। काव्या वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में अब डर की जगह सिर्फ गुस्सा था। भोलाराम हंस पड़ा और बोला कि अरे, यह वही लड़की है जिसने कल ठाकुर से बहस की थी। उसने आगे बढ़कर कहा कि अब यह जमीन ठाकुर की है, हट जा यहां से। मगर काव्या वहीं खड़ी रही। उसने कहा कि यह जमीन मेरे बाप की है और कोई इसे नहीं ले सकता। भोलाराम का चेहरा सख्त हो गया। उसने आगे बढ़कर काव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे धक्का देने की कोशिश की। उसी पल काव्या के अंदर जैसे तूफान फट पड़ा। उसने पास पड़ी एक लोहे की कुदाल उठाई और पूरी ताकत से भोलाराम पर वार कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। भोलाराम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फैल गईं और कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। खेत में खड़े लोग स्तब्ध रह गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। काव्या खुद भी कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे और सांस तेज चल रही थी। उसने धीरे से नीचे देखा और समझ गई कि उसने क्या कर दिया है। उसके मुंह से बस इतना निकला कि मैंने उसे मार दिया। गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी ने कहा कि पुलिस आ जाएगी, किसी ने कहा कि अब ठाकुर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी समय उसकी मां वहां पहुंची। सरस्वती देवी ने सब कुछ देखा और तुरंत समझ गईं कि अब यहां रुकना मौत को बुलाना है। उन्होंने काव्या का गोन के दोस हाथ पकड़कर कहा कि बेटी, अभी इसी वक्त यहां से भाग जा। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो वे तेरी बात नहीं सुनेंगे। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वह अपनी मां को छोड़कर नहीं जा सकती। मगर सरस्वती ने सख्त आवाज में कहा कि अगर तू जिंदा रही तभी एक दिन सच सामने आएगा। अभी भाग जा। दूर से पुलिस की जीप की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। काव्या ने आखिरी बार अपनी मां को गले लगाया और फिर बिना पीछे देखे दौड़ पड़ी। उसके कदम उसे गांव से दूर ले जा रहे थे। सामने चंबल की बीहड़ घाटियां फैलती जा रही थीं। वही घाटियां जिनके बारे में लोग कहते थे कि वहां कानून नहीं पहुंचता, सिर्फ बंदूक की आवाज गूंजती है। काव्या दौड़ते दौड़ते उस अंधेरे इलाके में पहुंच गई जहां पेड़ों की झाड़ियों और गहरी खाइयों के बीच रास्ता पहचानना मुश्किल था। उसकी सांस तेज चल रही थी, मगर वह रुक नहीं रही थी। उसे बस इतना पता था कि अब उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और चंबल की बीहड़ों पर लाल रोशनी फैल रही थी। काव्या एक चट्टान के सहारे बैठ गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे थे। तभी पास की झाड़ियों में हल्की सी आहट हुई। उसने घबराकर उस दिशा में देखा। कुछ साए धीरे धीरे बाहर आए। वे बंदूक लिए हुए आदमी थे। उनके चेहरे पर कठोरता थी और आंखों में सावधानी। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी दाढ़ी थी और कंधे पर बंदूक टंगी हुई थी। उसने काव्या को गौर से देखा और पूछा कि लड़की, तू यहां क्या कर रही है? काव्या ने थकी हुई आवाज में कहा कि वह पुलिस से बचकर आई है। आदमी ने फिर पूछा, क्यों? काव्या ने जवाब दिया, क्योंकि उसने एक आदमी को मार दिया है। उस आदमी ने कुछ पल तक उसे देखा और फिर धीमे से मुस्कुराया। उसने कहा कि चंबल की बीहड़ों में दो ही तरह के लोग आते हैं, या तो वे जो मरने से डरते नहीं, या वे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा होता। काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि उसके पास सच में अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। आदमी ने अपना नाम बताया, कुंदन बाह, चंबल के एक कुख्यात डकैत गिरोह का सरदार। उसने कहा कि अगर पुलिस से बचना है तो दो रास्ते हैं, या तो अभी जाकर आत्मसमर्पण कर दे या फिर बंदूक उठाकर इस बीहड़ की जिंदगी अपना ले। काव्या कुछ देर तक चुप रही। उसके सामने अपने पिता का चेहरा घूम गया। वह थप्पड़ याद आया, वह रात याद आई जब सब कुछ खत्म हो गया था। उसने धीरे से सिर उठाया और कहा कि अब वह गांव वापस नहीं जाएगी। कुंदन बाघ ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा और फिर अपने आदमियों की तरफ मुड़कर बोला कि आज से यह लड़की नहीं, चंबल की नई कहानी है। और उसी क्षण चंबल की बीहड़ों ने एक ऐसी लड़की को अपने अंदर जगह दे दी जो अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। चंबल की बीहड़ों में रात जल्दी उतरती है।
सूरज ढलते ही घाटियों के बीच अंधेरा ऐसे फैल जाता है जैसे धरती किसी रहस्य को छुपा रही हो। उसी अंधेरे के बीच एक नई जिंदगी शुरू हो रही थी, एक ऐसी जिंदगी जिसकी कल्पना काव्या ने कभी नहीं की थी। कुछ ही दिन पहले तक वह एक किसान की बेटी थी, खेतों में काम करती थी, अपने पिता की बातें सुनती थी और साधारण जिंदगी जी रही थी। लेकिन अब वह चंबल की गहरी खाइयों के बीच खड़ी थी, जहां हर झाड़ी के पीछे खतरा छिपा होता है और हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। उसके सामने खड़े थे कुंदन बाघ और उसके साथी, जिनकी आंखों में वह ठंडापन था जो केवल उन लोगों में होता है जिन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से टूटते हुए देखा हो। कुंदन बाघ ने काव्या को कुछ देर तक गौर से देखा, जैसे वह उसके भीतर झांकने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा कि लड़की, क्या तू सच में जानती है कि यहां रहना क्या होता है? काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ी रही। कुंदन ने फिर कहा कि यहां आने वाला आदमी दो रास्तों में से एक चुनता है, या तो डर के कारण यहां छिपता है या बदले के कारण। उसने पूछा कि तू किस वजह से आई है? काव्या की आंखों में अचानक अपने पिता का चेहरा उभर आया। वह थप्पड़ याद आया, वह रात याद आई जब उसके घर की दुनिया टूट गई थी। उसने धीरे से कहा कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। कुंदन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला कि यही जवाब अक्सर डकैत बनने की शुरुआत होता है। उस रात काव्या को पहली बार एहसास हुआ कि चंबल की जिंदगी कैसी होती है। बीहड़ों के बीच एक छिपा हुआ ठिकाना था, जहां कुंदन का गिरोह रहता था। मिट्टी के छोटे छोटे गड्ढों और चट्टानों के बीच आग जलाई गई थी और कुछ आदमी बंदूक साफ कर रहे थे। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, मगर किसी की आंखों में सुकून भी नहीं था। यह वह दुनिया थी जहां इंसान जीता जरूर है, मगर चैन से नहीं जीता। काव्या चुपचाप बैठी सब देख रही थी। उसके अंदर अभी भी वही सवाल घूम रहे थे कि क्या सच में उसका रास्ता अब यही है। कुंदन उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। उसने कहा कि चंबल में नाम से ज्यादा बंदूक की कीमत होती है। अगर तू यहां रहना चाहती है तो तुझे डर को भूलना होगा। काव्या ने धीरे से पूछा कि क्या डर भूलना इतना आसान होता है? कुंदन कुछ पल चुप रहा और फिर बोला कि नहीं, आसान नहीं होता, मगर यहां रहने के लिए यही करना पड़ता है। फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया और कहा कि आज से यह लड़की हमारे साथ रहेगी, मगर याद रखो, अगर यह कमजोर साबित हुई तो यह बीहड़ इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दिन बीतने लगे। काव्या ने पहली बार हाथ में बंदूक उठाई। शुरुआत में उसके हाथ कांपते थे। बंदूक की आवाज उसके कानों में गूंजती तो उसे अपने पिता की याद आ जाती, मगर धीरे धीरे वह उस आवाज की आदत डालने लगी। कुंदन ने उसे सिखाया कि गोली चलाने से पहले दिल को मजबूत करना पड़ता है। उसने कहा कि बंदूक सिर्फ हथियार नहीं होती, यह फैसला होती है कि तू किस रास्ते पर चलने वाली है। काव्या हर दिन अभ्यास करती, बीहड़ों के बीच पत्थरों पर निशाना लगाती, दौड़ती, छिपना सीखती और यह समझने लगी कि यहां जीने के लिए ताकत से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। कुंदन के गिरोह में कई लोग थे, मंगल, भैरव, कालू और कुछ दूसरे आदमी जिनकी जिंदगी भी किसी न किसी अन्याय से टूट चुकी थी। उनमें से हर एक की अपनी कहानी थी। कोई जमीन छिन जाने के कारण यहां आया था, कोई पुलिस के अत्याचार से बचने के लिए, तो कोई बदले की आग में जलता हुआ। काव्या ने धीरे धीरे समझा कि यह लोग जन्म से डकैत नहीं थे, हालात ने उन्हें इस रास्ते पर धकेल दिया था। एक शाम कुंदन ने सबको इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा कि समय आ गया है कि गिरोह को फिर से अपनी ताकत दिखानी होगी। पास के गांव में एक साहूकार रहता था, बनवारी लाल। वह लोगों को कर्ज देकर उनकी जमीन और घर छीन लेता था। गांव वाले उससे डरते थे, मगर कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता था। कुंदन ने कहा कि आज रात उसी के घर जाना है। काव्या चुप बैठी सुन रही थी। उसके मन में हलचल हो रही थी। यह पहली बार था जब वह किसी डकैती में शामिल होने वाली थी। कुंदन ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या तू हमारे साथ चलेगी? काव्या ने कुछ पल सोचा। उसके सामने अपने पिता की तस्वीर फिर से उभर आई। उसने धीरे से कहा कि अगर यह आदमी भी गरीबों को लूटता है तो उसे डरने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कुंदन ने सिर हिलाया और कहा कि आज से तेरी असली परीक्षा शुरू होती है।
रात गहरी हो चुकी थी जब गिरोह बीहड़ों से निकलकर गांव की तरफ बढ़ा। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था। सबके हाथ में बंदूक थी और कदम बहुत सावधानी से रखे जा रहे थे। काव्या का दिल जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था। कुंदन ने धीरे से कहा कि याद रख, यहां गलती की कोई जगह नहीं होती। कुछ ही देर में वे बनवारी लाल के घर के पास पहुंच गए। वह बड़ा घर था, ऊंची दीवारें और बाहर दो आदमी पहरा दे रहे थे। कुंदन ने इशारा किया और उसके साथी तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही पलों में पहरेदारों को काबू में कर लिया गया। फिर दरवाजा तोड़ा गया और सब अंदर घुस गए। घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। बनवारी लाल डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि जो चाहिए ले जाओ, मगर उसे मत मारो। कुंदन ने ठंडी आवाज में कहा कि जो पैसा तूने गरीबों से छीना है वही वापस लेने आए हैं। उसके आदमी तिजोरियां और संदूक खोजने लगे। उसी समय एक आदमी ने अचानक काव्या को पहचान लिया। उसने डरते हुए कहा कि यह तो वही लड़की है, रामनाथ की बेटी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। काव्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी सच में बदल चुकी है। डकैती कुछ ही देर में खत्म हो गई। गिरोह जितना सामान उठा सकता था उतना लेकर बीहड़ों की तरफ लौटने लगा। रास्ते में मंगल हंसते हुए बोला कि आज तो पूरे इलाके में खबर फैल जाएगी कि चंबल में एक नई लड़की डकैत आ गई है। भैरव ने कहा कि लोग उसे क्या कहेंगे। कुंदन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि लोग उसे वही नाम देंगे जो चंबल देता है, शेरनी। सुबह होते होते खबर पूरे इलाके में फैल गई। गांवों में लोग बातें कर रहे थे कि कल रात डकैतों के साथ एक लड़की भी थी, जिसके कंधे पर बंदूक थी और आंखों में आग थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वह रामनाथ की बेटी काव्या है। कुछ लोग कह रहे थे कि वह अब चंबल की नई शेरनी बन चुकी है। यह खबर पुलिस तक भी पहुंच गई। थाने में बैठे सिपाही हैरान थे कि एक लड़की डकैतों के गिरोह में शामिल हो गई है। इंस्पेक्टर गरिमा सिंह ने रिपोर्ट पढ़ते हुए भौहें चढ़ा लीं। उसने कहा कि अगर यह सच है तो आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ने वाली है। उसने तुरंत आदेश दिया कि उस लड़की को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में खबर भेजी जाए। उधर बीहड़ों में काव्या आग के पास बैठी थी। उसके हाथ में बंदूक थी और आंखों में अजीब सा सन्नाटा। कुंदन उसके पास आया और बोला कि आज से तेरा नाम सिर्फ काव्या नहीं रहा। आज से तू चंबल की कहानी का हिस्सा बन चुकी है। काव्या ने दूर फैलती घाटियों की तरफ देखा। हवा तेज चल रही थी और बीहड़ों में अंधेरा फिर उतरने लगा था। उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता अब पीछे छूट चुका है जहां से वह आई थी। अब उसके सामने सिर्फ वही रास्ता था जिस पर चलकर इंसान या तो डर बन जाता है या कहानी। और उसी क्षण चंबल की घाटियों में एक नई पहचान जन्म ले चुकी थी। एक लड़की जो अब सिर्फ किसान की बेटी नहीं रही, बल्कि उस आग का नाम बनने जा रही थी जिसे लोग आने वाले समय में चंबल की शेरनी कहकर याद करेंगे। चंबल की घाटियों में समय अलग तरह से चलता है। यहां दिन और रात सिर्फ सूरज के उगने डूबने से नहीं बदलते, बल्कि हर दिन के साथ इंसान भी थोड़ा बदल जाता है। कुछ ही महीनों में काव्या वह लड़की नहीं रही थी जो कभी अपने पिता के साथ खेतों में हल चलाते हुए हंसती थी। बीहड़ों की धूल, बंदूक की आवाज और हर पल का खतरा धीरे धीरे उसके भीतर एक नई कठोरता पैदा कर रहा था। लेकिन उस कठोरता के नीचे कहीं एक दर्द अब भी जिंदा था। वह दर्द जो हर रात उसे अपने पिता की आखिरी सांस याद दिलाता था और हर सुबह उसे याद दिलाता था कि उसका बदला अभी अधूरा है। कुंदन बाघ का गिरोह अब पहले से ज्यादा सावधान रहने लगा था। बनवारी लाल के घर हुई डकैती के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई थी। गांव-गांव में खबर फैल चुकी थी कि चंबल की बीहड़ों में एक नई महिला डकैत उभर रही है। लोग उसका नाम अलग-अलग तरह से लेने लगे थे। कोई उसे काव्या कहता, कोई रामनाथ की बेटी, मगर ज्यादातर लोग उसे एक ही नाम से पुकारने लगे थे, चंबल की शेरनी। यह नाम धीरे धीरे हवा में फैलता गया और उसी के साथ पुलिस की बेचैनी भी बढ़ने लगी। बीहड़ों के एक छिपे हुए ठिकाने पर उस शाम आग जल रही थी। गिरोह के लोग दिन भर की थकान के बाद बैठे थे। कोई बंदूक साफ कर रहा था, कोई सूखी रोटी खा रहा था। काव्या चुपचाप बैठी दूर घाटियों की तरफ देख रही थी।
हवा में धूल उड़ रही थी और सूरज लाल रंग का गोला बनकर नीचे उतर रहा था। कुंदन बाघ उसके पास आया और धीरे से बोला कि तू बदल रही है। काव्या ने उसकी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। कुंदन ने मुस्कुराकर कहा कि पहले तेरी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, अब उनमें समझ भी आने लगी है। यही समझ आदमी को जिंदा रखती है। काव्या ने धीमी आवाज में पूछा कि क्या कभी यह जिंदगी खत्म होती है? कुंदन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि चंबल में दो ही तरह की कहानियां खत्म होती हैं, या तो गोली से या फिर जेल की सलाखों के पीछे। मगर उसने यह भी कहा कि कुछ लोग यहां इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया ने कहीं और जगह ही नहीं दी। काव्या ने यह बात सुनी और उसे लगा जैसे वह अपने ही दिल की आवाज सुन रही हो। उसी समय मंगल तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसने कहा कि खबर आई है, पुलिस अब पूरी ताकत से उन्हें ढूंढ रही है। कई गांवों में छापे पड़े हैं और कई जगह सिपाही घूम रहे हैं। कुंदन ने यह सुनकर हल्का सा सिर हिलाया, जैसे यह सब पहले से ही तय था। उसने कहा कि जब कोई नया नाम डर बनता है तो पुलिस उसे खत्म करने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग थी। मंगल ने बताया कि जिले से एक नया अफसर आने वाला है। वह अफसर कई बड़े डकैत गिरोहों को खत्म कर चुका है। उसका नाम सुनते ही गिरोह के कई लोग चुप हो गए। कुंदन ने पूछा, उसका नाम क्या है? मंगल ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह। यह नाम सुनते ही काव्या के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। उसने धीरे से सिर उठाया। अर्जुन प्रताप सिंह, यह नाम उसके लिए नया नहीं था। कुछ पल के लिए उसके सामने अपने पुराने दिनों की तस्वीर उभर आई। वही गांव, वही नदी का किनारा, और एक लड़का जो हमेशा कहता था कि एक दिन वह पुलिस अफसर बनेगा और गांव में न्याय लाएगा। काव्या ने तुरंत अपनी नजर झुका ली ताकि कोई उसके चेहरे की हलचल पढ़ न सके। रात गहरी हो चुकी थी जब गिरोह ने ठिकाना बदलने का फैसला किया। चंबल की जिंदगी में एक जगह ज्यादा दिन रुकना खतरे को न्योता देने जैसा होता है। सब लोग जल्दी जल्दी सामान समेटने लगे। बंदूकें कंधों पर डाली गईं और आग बुझा दी गईं। बीहड़ों के बीच अंधेरे में चलते हुए हर कदम संभल कर रखा जा रहा था। चलते चलते अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी। पहले हल्की, फिर धीरे धीरे साफ होती हुई जीप के इंजन की आवाज। कुंदन ने तुरंत हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। सब लोग झाड़ियों के पीछे छिप गए। कुछ ही देर में दूर सड़क पर पुलिस की जीपों की रोशनी दिखाई देने लगी। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब पुलिस इतनी करीब थी। उसके हाथ में बंदूक थी, मगर उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। कुंदन ने धीमे से कहा कि घबराना मत, अगर जरूरत पड़ी तो जवाब देना, मगर कोशिश यही करनी है कि बिना आवाज किए निकल जाएं। लेकिन किस्मत हमेशा योजना के मुताबिक नहीं चलती। अचानक एक सिपाही की नजर झाड़ियों की तरफ पड़ गई। उसने चिल्लाकर कहा कि वहां कोई है। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। चंबल की घाटियों में बंदूक की गूंज कई गुना बढ़कर फैल गई। कुंदन ने तुरंत जवाबी फायर किया और सबको अलग अलग दिशाओं में फैल जाने का इशारा किया। काव्या ने भी पहली बार सच में पुलिस की तरफ गोली चलाई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को समझ नहीं आया कि डकैत कितने हैं और कहां छिपे हैं। कुंदन ने मौका देखकर अपने गिरोह को बीहड़ों की तरफ खींच लिया। पुलिस पीछा करती रही, मगर चंबल की गहरी खाइयों और घुमावदार रास्तों में उनका पीछा छूट गया। कुछ देर बाद सब लोग एक चट्टान के पीछे इकट्ठा हुए। सबकी सांस तेज चल रही थी, मगर कोई घायल नहीं था। मंगल हंसते हुए बोला कि पुलिस वाले फिर हाथ मलते रह गए, मगर कुंदन का चेहरा गंभीर था। उसने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, अब पुलिस सच में हमारे पीछे पड़ चुकी है। काव्या चुपचाप बैठी रही। उसके कानों में अभी भी गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह पूरी तरह उस रास्ते पर उतर चुकी है जहां से लौटना मुश्किल है। अगले दिन सुबह एक और खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि काव्या राठौर पर 1 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। यह सुनकर गिरोह के कई लोग उत्साहित हो गए। मंगल ने हंसते हुए कहा कि अब तो तेरी कीमत लग गई। कुंदन ने गंभीर आवाज में कहा कि इनाम लगना मजाक नहीं होता। इसका मतलब है कि अब हर आदमी तुझे पकड़ने की कोशिश करेगा, पुलिस भी और लालची लोग भी।
काव्या ने पहली बार हल्की मुस्कान दी और बोली कि अगर दुनिया ने मुझे दुश्मन बना ही दिया है तो अब डरने का कोई कारण नहीं है। उस शाम बीहड़ों के ऊपर आसमान लाल रंग में डूब रहा था। हवा तेज चल रही थी और घाटियों में अजीब सी गूंज उठ रही थी। काव्या अकेली एक ऊंची चट्टान पर खड़ी थी। नीचे फैली बीहड़ों को देखते हुए उसे महसूस हुआ कि यह जगह अब उसकी दुनिया बन चुकी है। लेकिन उसी समय दूर कहीं पुलिस की जीप की हल्की आवाज फिर सुनाई दी। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसे एहसास था कि अब यह खेल और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जिस इंस्पेक्टर का नाम अभी अभी चंबल की हवा में फैला था, वह कोई साधारण आदमी नहीं था, और शायद किस्मत भी अब उन्हें एक दूसरे के सामने लाने की तैयारी कर रही थी। चंबल की बीहड़ों में हवा उस दिन कुछ और ही कहानी सुना रही थी। घाटियों के बीच से गुजरती गर्म हवा सूखी झाड़ियों को हिला रही थी और दूर कहीं बाज की आवाज गूंज रही थी। यह वही चंबल था जहां डर भी रहता था और बदला भी जन्म लेता था। मगर उस दिन बीहड़ों में सिर्फ डकैतों की हलचल नहीं थी, पुलिस की परछाइयां भी फैल चुकी थीं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था उसने पूरे इलाके को हिला दिया था। एक किसान की बेटी जिसने बंदूक उठा ली थी, अब सरकार के लिए सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वह एक चुनौती बन चुकी थी। जिले के मुख्यालय में उसी सुबह एक बैठक चल रही थी। टेबल के चारों तरफ कई अधिकारी बैठे थे और बीच में खड़ा था इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो किसी ऐसे आदमी में होती है जिसने कानून को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मैदान में भी जिया हो। उसने सामने फैले नक्शे पर उंगली रखी और कहा कि यह इलाका सबसे खतरनाक है। यहीं कहीं कुंदन बाघ का गिरोह छिपा हुआ है। एक अधिकारी ने पूछा कि क्या सच में उस गिरोह में एक लड़की भी है। अर्जुन ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया कि रिपोर्ट तो यही कहती है, मगर उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, जैसे वह उस नाम को पहले से जानता हो। उधर चंबल की घाटियों में कुंदन बाघ का गिरोह भी लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा था और हर दिन नई खबरें आ रही थीं कि कई गांवों में छापे पड़े हैं। मगर काव्या के भीतर अब डर की जगह एक अजीब सा सन्नाटा बस गया था। वह पहले जैसी यह हमारा सन्नाटा के हर कुले का आत नहीं रही थी। बंदूक अब उसके हाथ में अजनबी नहीं लगती थी और बीहड़ों का अंधेरा अब उसे डराता नहीं था। मगर उसके मन के भीतर एक ही आग जल रही थी, ठाकुर देवेंद्र चौहान। वही आदमी जिसने उसके पिता की जान ली थी और जिसकी वजह से उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई थी। एक शाम कुंदन बाघ ने सबको इकट्ठा किया। आग की लपटें हवा में कांप रही थीं और सबके चेहरे आधे उजाले में आधे अंधेरे में दिख रहे थे। कुंदन ने कहा कि पुलिस अब पहले से ज्यादा करीब आ चुकी है। उसने बताया कि इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह खुद इस इलाके में आ चुका है और वह आदमी हार मानने वालों में से नहीं है। मंगल ने हंसते हुए कहा कि पुलिस वाले चाहे जितने आ जाएं, चंबल उन्हें हमेशा उलझा देता है। मगर कुंदन ने गंभीर आवाज में कहा कि इस बार मामला अलग है। काव्या चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। अर्जुन का नाम सुनते ही उसके भीतर हलचल उठी थी। उसने कई साल पहले उसे देखा था, तब जब वे दोनों गांव के मेले में मिले थे। वह तब एक साधारण लड़का था। अकर देखा था, वह तब एक साधारण लड़का था, मगर उसकी आंखों में सपने थे। वह कहता था कि एक दिन वह पुलिस अफसर बनेगा और अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। काव्या ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही आदमी उसके सामने कानून की वर्दी में खड़ा होगा। उसी रात खबर आई कि ठाकुर देवेंद्र चौहान अपने घर में दुर्गा अष्टमी का बड़ा आयोजन कर रहा है। गांव में पूजा और जश्न की तैयारी हो रही थी। यह खबर सुनते ही काव्या की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा कि वही दिन सही होगा। कुंदन ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि तू क्या सोच रही है। काव्या ने शांत आवाज में जवाब दिया कि दुर्गा अष्टमी के दिन ही उसका बदला पूरा होगा। गिरोह के बाकी लोग चुप हो गए। सब समझ गए कि काव्या किसकी बात कर रही है। कुंदन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि बदला लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब पुलिस भी उसी रास्ते पर नजर रख रही हो। मगर काव्या ने दृढ़ आवाज में कहा कि अगर वह दिन निकल गया तो शायद उसे कभी मौका न मिले। अगले कुछ दिनों तक गिरोह ने चुपचाप तैयारी की। रास्तों की जांच की गई, ठाकुर के घर की सुरक्षा का पता लगाया गया और यह तय किया गया कि कब और कैसे हमला करना है। मगर दूसरी तरफ पुलिस भी शांत नहीं बैठी थी।
इंस्पेक्टर अर्जुन लगातार खबरें जुटा रहा था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि यह लड़की सिर्फ डकैत नहीं है, उसके पीछे कोई गहरी कहानी है। एक शाम जब वह बीहड़ों के पास जांच कर रहा था, उसे एक पुरानी फाइल मिली जिसमें काव्या राठौर का नाम दर्ज था। उसने तस्वीर देखी और कुछ पल के लिए उसकी सांस रुक गई। यह वही लड़की थी जिसे वह कभी जानता था। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह इस रास्ते तक कैसे पहुंच गई। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। कुछ दिनों बाद किस्मत ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। चंबल की घाटियों के बीच अचानक अर्जुन और उसकी टीम का सामना कुंदन के गिरोह से हो गया। गोलियां चलने लगीं और अफरा तफरी मच गई। उसी अराजकता के बीच अर्जुन की नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसके हाथ में बंदूक थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह काव्या थी। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे समय थम गया हो। अर्जुन ने धीरे से कहा कि काव्या, ये तू क्या कर रही है? काव्या की आंखों में कई भाव एक साथ उभरे, दर्द, गुस्सा और एक गहरी थकान। उसने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन। यह रास्ता मैंने नहीं चुना, हालात ने मुझे यहां ला खड़ा किया। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर वह अभी आत्मसमर्पण कर दे तो शायद अदालत उसकी कहानी सुने। मगर काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि जब उसने न्याय मांगा था तब किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अब उसका न्याय सिर्फ उसका बदला है। उसने कहा कि कल दुर्गा अष्टमी है और उसी दिन ठाकुर देवेंद्र चौहान को उसकी हरकतों का जवाब मिलेगा। अगर अर्जुन उसके रास्ते में आया तो उसे भूलना पड़ेगा कि वे कभी एक दूसरे को जानते थे। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि अगर तू बदला लेने जा रही है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मगर एक वादा कर, उसके बाद तू खुद को कानून के हवाले कर देगी। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। लंबे समय बाद उसकी आंखों में हल्की नरमी दिखाई दी। उसने कहा कि अगर उसका बदला पूरा हो गया तो वह भागेगी नहीं। अगले दिन दुर्गा अष्टमी का उत्सव शुरू हो चुका था। ठाकुर के घर में रोशनी और सजावट थी। लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि उसी रात एक तूफान आने वाला है। अचानक बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। लोग घबरा गए और चारों तरफ भगदड़ मच गई। कुंदन का गिरोह आ चुका था। काव्या सबसे आगे थी। उसकी आंखों में वही आग थी जो वर्षों से उसके भीतर जल रही थी। ठाकुर देवेंद्र चौहान डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि उसे माफ कर दिया जाए। मगर काव्या के लिए वह क्षण सिर्फ बदले का नहीं था, वह उसके पिता की याद का भी था। मगर उसी समय पुलिस की जीपों की आवाज गूंज उठी। इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका था। चारों तरफ बंदूकें तनी हुई थीं। कुछ पल के लिए सब रुक गया। काव्या ने धीरे से अपनी बंदूक नीचे कर दी। उसने ठाकुर की तरफ देखा और फिर अर्जुन की तरफ। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सा सन्नाटा था। और उसी क्षण चंबल की कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। चंबल की उस रात में हवा अलग तरह से चल रही थी। ठाकुर देवेंद्र चौहान की हवेली के बाहर अभी भी पूजा की रोशनी टिमटिमा रही थी, मगर भीतर जो होने वाला था वह किसी उत्सव का हिस्सा नहीं था। चारों तरफ डर, गोलियों की गूंज और पुलिस की सायरन जैसी आवाजें फैल चुकी थीं। एक तरफ कुंदन बाग का गिरोह था, दूसरी तरफ पुलिस की टुकड़ी और बीच में खड़ी थी काव्या राठौर, वह लड़की जिसकी जिंदगी ने उसे किसान की बेटी से चंबल की डकैत बना दिया था। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हुई थी, और दूसरी तरफ वही इंसान खड़ा था जो कभी उसके जीवन का हिस्सा हुआ करता था, इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह। कुछ क्षणों के लिए पूरा माहौल स्थिर हो गया, जैसे समय खुद रुक गया हो। काव्या की आंखें ठाकुर पर टिक गईं। उसके चेहरे पर वह घमंड अब गायब था जो कभी पूरे गांव को डराता था। अब उसकी आंखों में सिर्फ डर था। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और बोला कि उसे माफ कर दिया जाए। मगर काव्या के लिए यह क्षण सिर्फ एक आदमी को देखने का नहीं था, यह उस रात की याद का क्षण था जब उसके पिता जमीन पर गिरे थे और किसी ने उनकी पुकार नहीं सुनी थी। काव्या के हाथ में बंदूक थी, मगर उसने अभी तक गोली नहीं चलाई। उसकी आंखों के सामने अपने पिता की छवि घूम रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और शांत आवाज में बोला कि बदले से कुछ भी वापस नहीं आएगा। उसने कहा कि अगर आज खून बहा
तो यह कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि और लंबी हो जाएगी। मगर काव्या के भीतर जो तूफान था, वह वर्षों से जमा हुआ था। उसने कहा कि जब उसने न्याय मांगा था, तब किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उस दिन कानून भी चुप था और लोग भी। ठाकुर घुटनों पर बैठ चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि वह सब कुछ मानने को तैयार है, जमीन भी लौटाने को और अपराध भी स्वीकार करने को। यह सुनकर कुंदन बाघ ने भी काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार सवाल था, क्या बदला गोली से ही पूरा होता है, या कभी कभी सच सामने आने से भी? इसी बीच पुलिस के सिपाहियों ने ठाकुर को पकड़ लिया। अर्जुन ने आदेश दिया कि उसे हिरासत में लिया जाए। ठाकुर ने रोते हुए कहा कि वह अदालत में सब कुछ स्वीकार करेगा। काव्या के भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर आई। उसने महसूस किया कि जिस आदमी को वह खत्म करने आई थी, वह अब पहले ही टूट चुका है। काव्या ने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर दी। यह फैसला आसान नहीं था। बीहड़ों में बिताए हर दिन ने उसे कठोर बना दिया था, मगर उसके भीतर कहीं वह लड़की अभी भी जिंदा थी, जो अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि उसका बदला पूरा हो चुका है, क्योंकि सच अब छिपा नहीं रहेगा। पुलिस के सिपाहियों ने कुंदन बाघ के गिरोह को भी घेर लिया था, मगर कुंदन ने हथियार नीचे रख दिए। उसने हंसते हुए कहा कि चंबल की कहानी कभी सीधी नहीं होती, मगर आज शायद पहली बार कोई कहानी गोली के बिना खत्म हो रही है। उसके कई साथी भी धीरे धीरे हथियार छोड़ने लगे। अर्जुन ने काव्या की तरफ देखा और उसे याद दिलाया कि उसने वादा किया था। काव्या ने सिर हिलाया। उसने बिना विरोध के अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। हथकड़ी की ठंडी आवाज रात की हवा में गूंज उठी, मगर उस आवाज में हार नहीं थी। उसमें एक अजीब सा सुकून था, जैसे वर्षों बाद किसी कहानी को उसका अंत मिल रहा हो। अगले दिन यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। अखबारों में लिखा था कि चंबल की महिला डकैत काव्या राठौर ने आत्मसमर्पण कर दिया है, और उसके बयान के बाद ठाकुर देवेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई गांवों में लोग चुपचाप यह खबर पढ़ रहे थे। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़की जिसने बंदूक उठाई थी, उसने अंत में न्याय के लिए हथियार छोड़ दिए। अदालत में जब मामला चला, तो पहली बार गांव वालों ने भी सच बोला। कई लोगों ने गवाही दी कि रामनाथ राठौर की मौत दुर्घटना नहीं थी। ठाकुर के अत्याचार की कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। अदालत ने ठाकुर देवेंद्र चौहान को दोषी ठहराया और उसे लंबी सजा सुनाई। काव्या को भी सजा मिली, क्योंकि उसने कानून अपने हाथ में लिया था। मगर अदालत ने यह भी माना कि उसकी कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि अन्याय की भी कहानी थी। उसे जेल भेज दिया गया, मगर इस बार उसकी आंखों में वही खालीपन नहीं था जो पहले था। उसे पता था कि अब सच दबा नहीं रहेगा। कई साल बाद जब वह जेल की दीवारों के भीतर बैठी थी, तब एक दिन अर्जुन उससे मिलने आया। वह अब पहले से ज्यादा शांत दिख रहा था। उसने कहा कि कई गांवों में अब लोग उस जमीन को फिर से जोत रहे हैं जो कभी रामनाथ की थी। काव्या कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कहा कि अगर उसके पिता आज जिंदा होते तो शायद यही चाहते कि उनकी जमीन फिर से जीवन दे। चंबल की घाटियां अब भी वहीं थीं, हवा अब भी वैसे ही चलती थी, मगर लोगों की यादों में एक कहानी बस चुकी थी। एक लड़की की कहानी जिसने अन्याय के खिलाफ बंदूक उठाई, मगर अंत में सच को सामने आने दिया। और शायद यही उस कहानी का असली अर्थ था। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा बदला खून नहीं होता, बल्कि वह सच होता है जो वर्षों बाद भी दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि अन्याय इंसान को किस रास्ते पर धकेल सकता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, ये हमें यह याद दिलाती हैं कि जब समाज चुप हो जाता है, तो एक साधारण इंसान भी असाधारण रास्ता चुन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या काव्या का फैसला सही था या बदले का रास्ता उसे नहीं चुनना चाहिए था। आपकी राय इस कहानी को और गहराई देती है। और याद रखिए, हर कहानी हमें कुछ सिखाकर ही खत्म होती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है।